नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं, साथ के साथ चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में उस पर्टिकुलर टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको भी हम जो है वो क्लियर करते हैं। तो उसी कड़ी में आज हमारे पास में 340 नंबर की जो है वो क्लास आएगी और वो क्लास आएगी हमारे पास में बीपीएच की, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जिसको हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम जो है वो 1 नंबर टीएनसी बुलेट सीरीज से हमने शुरुआत की थी और उसके बाद में बिना रुके, बिना थके आज तक जो है वो हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से रोज डेली एक क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। तो अब तक हमारे पास में 339 क्लासेस जो है वो फिनिश हो चुकी है, यानी कि टीएनसी बुलेट को शुरू किए हुए जो है वो हमें आज 339 दिन जो है वो हो चुके हैं। इसको हम आगे भी रखने का प्लान है, वो हम 31 दिसंबर को जो है वो डिसाइड करेंगे, आप लोगों के साथ में जो है वो कम्युनिकेशन करेंगे। देन फाइनली जो है वो इस टॉपिक को जो है वो या इस सीरीज के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे कि इसको आगे किस नए रूप में जो है वो लेके आए, एमसीक्यू बेच में लेके आए या फिर और किसी तरीके से जो है वो लेके आए। इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे, वो हम 31 दिसंबर को जो है वो करेंगे। तब तक हम जो है वो टॉपिक वाइज जो है वो हमारे पास में कमिटमेंट था उसको हम कंप्लीट करते हैं। हमने कहा था कि 365 टॉपिक हम एटलीस्ट बुलेट सीरीज में जो है वो करेंगे, उसके बाद डिसीजन हम लेंगे कि नेक्स्ट हमें जो है वो क्या करना है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों 340 नंबर की क्लास, दैट इज कॉल्ड बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। अब बात कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस प्रकार के जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों, इससे जो है वो हमारे पास में टॉपिक बहुत इजी है, एक बार पढ़ने से ही जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। लेकिन कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ रहे हैं या कुछ भी चीज़ की हम स्टडी कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमें ये चीज़ जो है वो ज़रूर पता होनी चाहिए कि यहाँ पे एग्जाम में जो है वो किस तरीके के जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो अगर ये चर्चा करें तो यहाँ पे हमारे पास में जो है वो बहुत छोटे-छोटे जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि बीपीएच में जो है वो टेस्टोस्टेरोन का कौन-सा प्रारूप जो है वो निखर के आता है या कौन-सा प्रारूप जो है वो सामने आता है जिसकी वजह से बीपीएच होता है। ऐसे हमारे पास में ये तो सब लोग पढ़ते हैं कि बीपीएच के अंदर जो हमारे पास में प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो इनलार्ज हो जाती है। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड में भी कौन-सा पार्ट, एंटीरियर पार्ट या सेंट्रल पार्ट या ट्रांजैक्शनल पार्ट, कौन सा पार्ट जो है वो जिसमें इनलार्जमेंट होता है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन जो इतने डिटेल से आते हैं वो तभी आप कर पाओगे जब आपने टॉपिक जो हो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। ऐसे अगर हम बात करें कि हमारे पास में बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होता है तो प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन होता है, उसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे उसकी नॉर्मल वैल्यू भी बढ़ती रहती है। तो इसमें ये भी पूछा जाता है कि कैसे आप कोरिलेट करोगे कि इस एज में जो है वो हमारे पास में ये चीज हो रही है, राइट? तो उसको भी हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं ऐसे हमारे पास में जैसे इसके अंदर एक प्रोसीजर आएगा दैट इज कॉल्ड सीबीआई, कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन। तो उसके अंदर हमारे पास में कौन सा जो है वो सॉल्यूशन यूज में लेते हैं, कब करते हैं, कब इसको नॉर्मल कहा जाएगा, कब इसको एबनॉर्मल कहा जाएगा, कौन-कौन से इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। क्लिनिकल फीचर्स भी जो है वो 2 कैटेगरी में वॉइडिंग टाइप से और ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप से अलग-अलग जो है वो डिस्कस किया गया है। देन फुल फॉर्म ही कई बार पूछी गई है। जो हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो बहुत सारी फुल फॉर्म भी जो है वो इस टॉपिक से पूछी गई है। तो उनको भी जो है वो हम यहाँ पे लेंगे और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। अगर मैं बात करूँ तो इसके इंट्रोडक्शन से भी क्वेश्चन पूछा था। इंट्रोडक्शन से पूछा जाता है कि बीपीएच जो है वो क्या होता है, ठीक है? या बीपीएच जो है वो कौन सी एज में या किस कारण से जो है बीपीएच होता है। सेकंड हम बात करें इसकी ईटियोलॉजी क्या है, तो ईटियोलॉजी हमारे पास में जो है वो हार्मोनल ईटियोलॉजी भी आती है जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन जो है वो हमारे पास में 5 डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन में बदलता है, वो हमारे पास में हाइपरप्लेजिया करवाता है और इनलार्जमेंट होता है। तीसरे हम बात करें इसके क्लिनिकल फीचर्स की, तो क्लिनिकल फीचर्स दोनों आएंगे, वॉइडिंग से रिलेटेड भी और स्टोरेज से रिलेटेड दोनों प्रकार के जो है वो क्वेश्चन आएंगे। देन कौन से में जो है वो हमारे पास में प्रोस्टेट इनलार्जमेंट सबसे ज़्यादा होता है। देन उसके बाद में इसके हम बात करें डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन की, वहाँ से भी जो है वो हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं। देन हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इसके
मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट में जैसे इसका सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सर्जिकल मैनेजमेंट में जो है वो उसकी फुल फॉर्म ही कई बार पूछी है। TURP की फुल फॉर्म पूछी गई है, TUMP की फुल फॉर्म पूछी गई है, TUNA की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो बहुत सारी फुल फॉर्म भी जो है वो इससे पूछी गई है। तो 1 बाय 1 करके लेते हैं और इस टॉपिक को जो है बिल्कुल फिनिश करेंगे, ताकि एग्जाम में कहीं से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसको हम क्लियर करके आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में टॉपिक बड़ा इजी है, लेकिन ध्यान से समझना जो है वो बहुत जरूरी है, तभी ये सारी चीजें जो है वो क्लियर होगी। तो शुरुआत करते हैं हमारे पास में इंट्रोडक्शन डेफिनेशन से, देन उसके बाद 1 बाय 1 करके इसको जो है वो फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या आती है हमारे पास में, ये था हमारे पास में BPH, सुना भी होगा कि BPH हो गया, या इस पर्सन को जो है वो हमारे पास में BPH हो गया। तो पहली चीज तो BPH जो है वो किसमें होता है, मेल के अंदर ही होता है। फीमेल में इसका जो है वो कोई चांस नहीं है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड फीमेल में तो प्रेजेंट होती ही नहीं है, इसलिए फीमेल में तो BPH होता ही नहीं है। अब ये BPH क्या है, तो BPH हो गया हमारे पास में बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, ये हो गया हमारे पास में BPH। समझ में आ गया, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। तो देखो यहाँ पे तीनों को वर्ड को अलग अलग है। बिनाइन मतलब नॉन कैंसर, ठीक है। बिनाइन का मतलब ही होता है कि इसमें कैंसर जो है वो प्रेजेंट नहीं है। प्रोस्टेटिक का मतलब क्या हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये हमारे पास में जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड जो है वो संबंध रखता है। हाइपरप्लेजिया क्या होता है, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। कोई भी चीज नंबर्स ऑफ सेल्स में बढ़ जाती है। जैसे मान के चले ये हमारे पास में जो है वो सेल्स है, राइट, ये हमारे पास में सेल्स है। अगर ये हमारे पास में साइज में बढ़े, इस तरीके से हो जाए, तो ये चीज होती है हमारे पास में हाइपरट्रोफी। ये क्या कंडीशन होती है दोस्तों, ये होती है हमारे पास में हाइपरट्रोफी। लेकिन ये ही जो है वो सेम साइज तो सेम रहे, लेकिन अगर नंबर्स में बढ़ जाती है, इस तरीके से नंबर्स में बढ़ जाएगी, इसको हम कहते हैं हाइपरप्लेजिया। क्लियर हो गया। तो एक चीज है, ये सेल अगर साइज में बढ़ गई, ठीक है, तो कहलाती है हमारे पास में हाइपरट्रोफी। और अगर यही सेल्स नंबर्स में बढ़ जाती है, इसको हम कहते हैं हाइपरप्लेजिया। तो दोनों टर्म्स को जो है वो ध्यान में रखना, हाइपरट्रोफी क्या होती है और हाइपरप्लेजिया क्या होता है। तो इसके अंदर क्या होता है हमारे पास में, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी सेल्स नंबर्स में बढ़ जाती है, हाइपरप्लेजिया हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, और वो नॉन कैंसरस होता है, कैंसर वाला नहीं होता। कैंसर वाला होगा उसको मैलिग्नेंट कहते हैं, और जो नॉन कैंसरस होता है उसको बिनाइन कहते हैं। तो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है कि बिना कैंसर वाली जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स है उसकी सेल्स बहुत ज्यादा नंबर्स में बढ़ जाती है, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, BPH कहते हैं। देखो इसी वर्ड में सारी डेफिनेशन जो है वो छुपी हुई है। अब इसको 1 बाय 1 करके लेते हैं। BPH इज ए नॉन कैंसरस, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, enlargement of prostate gland that commonly occur in older men। तो सिंपल डेफिनेशन दी है कि BPH बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जो है वो हमारे पास में नॉन कैंसरस जो है वो होता है, और इसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसका इनलार्जमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो है वो हमारे पास में इनलार्जमेंट हो जाता है, दैट कॉमनली अकर इन ओल्डर मैन। ये बेसिकली जो है वो किसमें देखने को मिलता है, ओल्डर मैन। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो है वो हमारे पास में इसमें ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे जो है प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्जमेंट की संभावना या BPH की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। एंड उससे क्या होगा, भाई BPH हो रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ रही है, तो हमें क्या दिक्कत है, हमें तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर देखा जाए, लेकिन दिक्कत होती है, क्या होती है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्जमेंट होता है। अब कोई भी चीज का इनलार्जमेंट होता है तो सराउंडिंग जो भी सेल्स होती है उनको कंप्रेस करती है, और ये बेसिकली हमारे पास में कंप्रेस किसको करती है, ये यूरिथ्रा, ठीक है। ये हमारे पास में यूरिनरी ब्लैडर है, ये हमारे पास में यूरिनरी ब्लैडर है, और ये हमारे पास में जो है वो यूरिथ्रा है। यूरिन इधर से इधर आता, अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ेगी तो ये जो हमारे पास में यूरिथ्रा है उसको कंप्रेस करेगी, उसको नेरो करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो, ये देखो इसको जो हमारे पास में इसको कंप्रेस कर दिया, तो यूरिन सही तरीके से जो है वो पास आउट नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास में इसमें क्या होता है, द इनलार्जमेंट कंप्रेसेस द यूरिथ्रा लीडिंग टू यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन एंड लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स, ठीक है। ये क्या करता है हमारे पास में कि जैसे हमारे पास में इनलार्जमेंट होता है, इनलार्जमेंट होगा तो वो यूरिथ्रा को जो है वो कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होगा। अब यूरिथ्रा जो है वो नेरो हो गया, ये यूरिथ्रा जो है ब्लॉक हो गया, तो ऑफ कोर्स यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा,
एंड लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स आ जाएंगे। जो हमारे पास में यूरिथ्रा में जो भी चीजें दिक्कत आ रही है वो सारे के सारे सिम्टम्स आ जाएंगे। तो एक बार फटाफट जो है वो इसकी एनाटोमी पे हम जो है वो प्रकाश डाल देते हैं ताकि ये सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाए। तो एनाटोमी की बात करें तो द प्रोस्टेट ग्लैंड इज लोकेटेड बिलो द ब्लैडर एंड सराउंडेड द यूरिथ्रा। हमारे पास में प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ होती है, ये देखिए, ये हमारे पास में यूरिनरी ब्लैडर है, राइट, और ये हमारे पास में दोस्तों यूरिथ्रा है, राइट, ये हो गया हमारे पास में यूरिथ्रा। तो प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ है, यूरिनरी ब्लैडर के तो नीचे, ये देखो, और प्रोस्टेट ग्लैंड के जो है वो चारों तरफ साउंडेड, चारों तरफ जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड ने जो है वो घेरा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। देन उसके बाद में यहाँ पे जो है वो हमारे पास में एजाकुलेटरी डक्ट आती है, जहां से सीमन और जो है वो हमारे पास में स्पर्म का जो है वो घोल आता है। तभी मेल के अंदर क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसका जो पाथवे होता है या उससे जो चीज प्रोडक्ट निकलती है, यूरिनरी सिस्टम से प्रोडक्ट निकलता है हमारे पास में यूरिन, एंड हमारे पास में रिप्रोडक्टिव सिस्टम से निकलता है सीमन। तो उसके लिए जो है वो कॉमन एक ही पाथवे होता है, वो कॉमन जो है वो यहीं पे आके अटैच होता है, ठीक है। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड इंलार्जमेंट होगी तो ये बेसिकली हमारे पास में यूरिनरी ब्लैडर वाला है, यूरिनरी ब्लैडर वाला एरिया है, या हम कहें कि जो यूरिथ्रा वाला एरिया है वो नैरो हो जाएगा। तो ये देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड बिलो द ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे है, एंड सराउंडेड द यूरिथ्रा, यूरिथ्रा के चारों तरफ है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरिथ्रा के चारों तरफ है। देन उसके बाद its main function is produce prostatic fluid part of semen, and इसके साथ साथ ये जो हमारे पास में प्रोस्टेट ग्लैंड है वो क्या करती है दोस्तों, प्रोस्टेटिक फ्लूइड का सिक्रेशंस करती है। ये जो हमारे पास में प्रोस्टेट ग्लैंड है वो प्रोस्टेटिक फ्लूइड का सिक्रेशंस करती है जो कि पार्ट होता है सीमन का। तो अगर हम सीमन की बात करें, ठीक है, तो सीमन में हमारे पास में लगभग 25 से लेके 30% जो है वो हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि 10 ml जो है वो सीमन निकला है, तो उस 10 ml में लगभग 2 से 3 ml जो है वो हमारे पास में क्या होगा दोस्तों, प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है। तो जो टोटल सीमन होता है उसमें लगभग 25 से 30% पार्ट जो है वो सीमन का होता है, और ये सीमन का पार्ट जो बनाता है, ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो है वो कौन बनाता है, ये भी हमारे पास में प्रोस्टेट ग्लैंड बनाती है। एंड इनलार्जमेंट अकर मोस्टली इन ट्रांजेक्शनल जोन ऑफ द प्रोस्टेट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए कि जो हमारे पास में प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्जमेंट होता है, हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के अंदर जो है वो हमारे पास में प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्जमेंट होता है, लेकिन उस प्रोस्टेट ग्लैंड में भी हमारे पास में 4 जोन होती है। उस 4 जोन में सबसे ज्यादा जो है वो कहां से इनलार्जमेंट होता है, तो ट्रांजेक्शनल जोन में होता है। देखो चारों जोन बताता हूं, ये हो गया हमारे पास में ट्रांजेक्शनल जोन जो अलग अलग कलर से दिख रही है, ये ट्रांजेक्शनल जोन। देन उसके बाद ये हमारे पास में एंटीरियर जोन, ये हमारे पास में एंटीरियर जोन है। देन ये जो हमारे पास में होगी ये पेरिफेरल जोन है। देन उसके बाद सेंट्रल जोन ये होगी, ठीक है। तो 4 प्रकार की जोन है, कौन कौन सी, ट्रांजेक्शनल, एंटीरियर, पेरिफेरल एंड सेंट्रल जोन। उसमें सबसे ज्यादा जो है वो इनलार्जमेंट कहां होता है, ट्रांजेक्शनल जोन में होता है, ध्यान रखना। तो बीपीएच जो है हमारे पास में ट्रांजेक्शनल जोन में होता है, और जो अगर हम प्रोस्टेट कैंसर की बात करें तो वो सेंट्रल जोन में होता है, ये याद रखने वाली चीज है। तो ये हो गया हमारे पास में प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि बीपीएच या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जो है वो किसकी वजह से होता है, क्या क्या कोजेज है। तो सबसे पहला कोज तो आता है एजिंग, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे बीपीएच की संभावना बढ़ जाती है। कॉमन आफ्टर एज ऑफ 50 से ऊपर जैसे जैसे एज आएंगे, जैसे मैं कहूं कि एक 50 साल का पर्सन है, एक 60 साल का पर्सन है, तो किसमें संभावना ज्यादा है बीपीएच की, 60 साल वाले में। ऐसे मैं कहूं कि एक 60 साल का पर्सन है, एक 17 ईयर का पर्सन है, 70 ईयर का पर्सन है, तो किसमें संभावना, 17 वाले में। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे जो है वो हमारे पास में बीपीएच की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि सिंपली अगर हम बात करें तो बीपीएच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास में एज के। एज भी कौन सी, 50 साल की एज के बाद में। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे बीपीएच की संभावना भी जो है वो बढ़ जाती है। तो सबसे पहला और मेन कोज तो आ गया हमारे पास में एजिंग। फिर उसके बाद आता है हमारे पास में हार्मोनल चेंजेस।
हार्मोनल चेंजेस कैसे? हार्मोनल चेंजेस आ गया हमारे पास में कि हार्मोन में चेंजेस आते हैं। अब हार्मोन में क्या चेंजेस आते हैं? तो दोस्तों एक हार्मोन को रट लो, दैट इज कॉल्ड डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन जितना ज्यादा होगा उतना ही जो है वो बीपीएच की संभावना बढ़ जाएगी। तो यहां पे भी लिख लो, बीपीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनलेट होता है डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन के। अब आप कहोगे कि सर ये डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन कहाँ आता है? ये एक्चुअली जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसको एक एंजाइम होता है 5 रिडक्टेज एंजाइम, जो कि हमारे पास में डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन में बदलता है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन में बदल देता है। और ये डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन क्या करता है हमारे पास में, यही वहां पे मल्टीप्लिकेशन करवाएगा। ठीक है, और यही प्रोस्टेट ग्लैंड की जो है वो ग्रोथ को बढ़ाएगा। तो देखिए, increase dihydroxytestosterone DHT is potent form of testosterone and stimulate prostate growth। ये क्या करता है हमारे पास में कि ये जो डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन है ये सीधा जो है वो हमारे पास में किसकी फॉर्म होती है? टेस्टोस्टेरोन की फॉर्म होती है। अभी आगे आएगा कि टेस्टोस्टेरोन कौन से एंजाइम से जो है वो डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन बदलता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वो टेस्टोस्टेरोन जो अब रिप्रोडक्टिव का तो इतना काम रहा नहीं, 50 साल के बाद में कहाँ इतना रिप्रोडक्शन, कौन बच्चे पैदा करने के लिए सोचता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन जो है वो फिर किस में बदलता है? डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन बदलता है। ये डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन करता है, स्टिमुलेट करता है प्रोस्टेट ग्लैंड को और फिर उसका एनलार्जमेंट हो जाता है। नेक्स्ट आया था हमारे पास में अल्टर्ड बैलेंस बिटवीन एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन इन दोनों के हार्मोन का जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। नॉर्मल हमारे पास में रिप्रोडक्टिव एज में 50 साल की एज में दोनों के बीच में जो हो बैलेंस बिल्कुल एक्यूरेट होता है, बराबर रहता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी उसके बाद में हमारे पास में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन में जो है वो चेंजेस आते हैं। ये भी एक रीजन बनता है हमारे पास में किसका? बीपीएच का। नेक्स्ट आता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग इन द सेंस अगर किसी के जीन्स में ही ये है तो भी हमारे पास में जो हो बीपीएच होता है। नेक्स्ट फैमिली हिस्ट्री ऑफ बीपीएच। फैमिली हिस्ट्री जैसे किसी के दादाजी को बीपीएच था, देन उसके पिताजी को भी जो है वो बीपीएच था, तो फिर आने वाली जो पीढ़ी है उसमें संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है कि उनके अंदर भी जो है वो हमें बीपीएच जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। बिल्कुल वर्कआउट नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, सारे दिन पड़े रहोगे, तो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल में भी जो है वो हमारे पास में बीपीएच की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ओबेसिटी को तो आप रट लो दोस्तों, क्योंकि शायद ही ऐसी कोई डिजीज होगी जो ओबेसिटी की वजह से नहीं होती है। हर कोई डिजीज डायरेक्ट और इनडायरेक्टली रूप से बात करें तो वो हमारे पास में कोई ना कोई डिजीज को कोज जरूर करती है। तो ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है, तो ये कुछ कोजेज हैं, ये कुछ एटियोलॉजी है जो कि बीपीएच को बढ़ावा देती है। बहुत ईजी है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी या एज जैसे जैसे जाएगी वैसे वैसे हमारे पास में बीपीएच की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। हार्मोनल चेंजेस में 5 डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही बीपीएच की संभावना बढ़ जाएगी। और डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन हमारे पास में जो है वो टेस्टोस्टेरोन की एक फॉर्म होती है। अगर टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों में जो है वो हमारे पास में बैलेंस सही नहीं रहेगा तो भी हमारे पास में क्या होता है दोस्तों? बीपीएच की संभावना होती है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग और फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में या जीन्स में जो हो बीपीएच की संभावना है तो भी बीपीएच होती है। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल मतलब अगर हम बात करें तो अगर ज्यादा से ज्यादा जो है वो वर्कआउट नहीं होगा या ज्यादा जो है वो खा पी के पड़े रहेंगे, ये सारी चीजें ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम ये सारे के सारे कोज करते हैं हमारे पास में बीपीएच को। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो जो एटियोलॉजी है उसी से कोरिलेट हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी होती है। तो देखो ध्यान से समझिए, बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले कहते हैं विथ एजिंग, जैसे जैसे एज बढ़ती है देन टेस्टोस्टेरोन इज कन्वर्टेड टू डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन बाय एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेज। तो इसको भी याद रखो, ठीक है। ये 5 अल्फा रिडक्टेज जो एंजाइम है, क्योंकि अभी आएगा मैनेजमेंट में भी हम देखेंगे, तो जो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर जो है वो हम देते हैं, यानी कि ये जो एंजाइम है 5 अल्फा रिडक्टेज जो एंजाइम है इसको रोकने वाली दवाई देते हैं ताकि डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन ना बढ़े, और डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ेगा तो फिर बीपीएच की संभावना भी नहीं होगी। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का इतना काम नहीं होता। तो ये जो हमारे पास में जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो ये जो हमारे पास में टेस्टोस्टेरोन है
वो किस में बदलेगा, 5 डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन में, ठीक है। और इसको बदलता कौन है, या हम कहें सिंपली जो है वो डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन बदलता है, इसको बदलता कौन है, 5 अल्फा रिडक्टेज, 5 अल्फा रिडक्टेज, ये जो है वो हमारे पास में इसको बदलता है। अब क्या होगा, जो हमारे पास में डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन है, प्रमोट ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेटिक सेल्स ये क्या करती है कि जो प्रोस्टेटिक सेल्स है उनकी ग्रोथ को बढ़ावा देती है। और वो भी किसमें, सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शनल जोन है। तो ये भी याद रखने के लिए मैंने बोला है कि बढ़ावा सबसे ज्यादा कहां देती है दोस्तों, ट्रांजैक्शनल जोन में देती है। देन उसके बाद में अब देखो एज भी बढ़ गई, एज भी बढ़ गई तो टेस्टोस्टेरोन का हमारे पास में इतना काम नहीं रहा, टेस्टोस्टेरोन का काम नहीं रहा, टेस्टोस्टेरोन अब बदल भी किसमें गया दोस्तों, डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन में जो है वो बदल गया। अब ये हमारे पास में क्या होगा कि धीरे धीरे प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो जाएगा एंड कंप्रेसिंग द यूरेथ्रा। अब धीरे धीरे प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाएगा, जो उसकी ट्रांजैक्शनल जोन है वहां पे इनलार्जमेंट हो जाएगा। अब इनलार्जमेंट होगा, धीरे धीरे वो किस पे कंप्रेस करेगा दोस्तों, वो हमारे पास में यूरेथ्रा पे जो है वो कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, दिस लीडिंग द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी फ्लो एंड कंपनसेटरी हाइपरट्रोफी ऑफ ब्लैडर वॉल। अब देखो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हमारे पास में यूरिनरी फ्लो का, तो ये जैसे हमारे पास में यूरिनरी ब्लैडर था और ये हमारे पास में यूरिथ्रा था, राइट। तो ये यूरिनरी ब्लैडर था, अब यूरिथ्रा हमारे पास में नेरो हो गया तो उस पर कंप्रेस हो गया, तो उसको ज्यादा, ठीक है, ज्यादा जो है वो प्रेशर लगाने के चक्कर से हाइपरट्रोफी ऑफ ब्लैडर वॉल, ब्लैडर वॉल के जो है वो उसकी हाइपरट्रोफी हो जाएगी। अब यहाँ पे हाइपरप्लेजिया नहीं हो रहा, हाइपरट्रोफी हो रही है। ये जो है वो हमारे पास में सेल्स या टिश्यू है वो इनलार्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें भी जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो दिस लीड्स टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी फ्लो एंड कंपनसेटरी हाइपरट्रोफी ऑफ ब्लैडर वॉल। जब हमारे पास में आगे यूरिथ्रा जो है वो नेरो हो गया तो उस पर प्रेशर लगाएगा ताकि यूरिन बाहर निकले, तो प्रेशर लगाएगा तो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल जो है वो हाइपरट्रोफी हो जाएगी। एंड ओवर द टाइम, जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतेगा, देन ब्लैडर मसल्स वीकनेस, ठीक है, ब्लैडर मसल्स वीक हो जाएगी, रिजल्टिंग द इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। अब धीरे धीरे क्या होगा कि हाइपरट्रोफी हो गया, हाइपरट्रोफी हो गया तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसकी मसल जो है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, वीक हो जाएगी। अब वीक हो जाएगी जिसकी वजह से ब्लैडर जो है वो एम्प्टी नहीं होगा, ब्लैडर एम्प्टी नहीं होगा तो यूरिन इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ही जो है वो जमा रह जाएगा। तो ये इसकी होगी पैथोफिजियोलॉजी, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना। जैसे जैसे एज बढ़ेगी टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो जाएगा डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन में, किसकी वजह से, 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम की वजह से। अब ये हमारे पास में डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन है, ये सीधा सीधा जो है वो हमारे पास में हाइपरप्लेजिया कोज करेगा। हाइपरप्लेजिया किसका करेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड का। प्रोस्टेट ग्लैंड में भी किसका दोस्तों, ट्रांजैक्शनल जोन का जो है वो हाइपरप्लेजिया करेगा। देन हाइपरप्लेजिया करेगा तो धीरे धीरे प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज होगी, इनलार्ज होगी तो वो यूरिथ्रा को कंप्रेस करेगी। अब यूरिथ्रा कंप्रेस हो गया तो यूरिन को बाहर निकालने के लिए यूरिनरी ब्लैडर जो है वो प्रेशर लगाएगा, और कंपनसेटरी मैकेनिज्म की वजह से यूरिनरी ब्लैडर वॉल की जो है वो हाइपरट्रोफी हो जाएगी। और यूरिनरी ब्लैडर की वॉल की जो है वो हाइपरट्रोफी हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, मसल्स वीकनेस हो जाएगा। देन ब्लैडर जल्दी से जो है वो खाली नहीं होगा और रेसिडुअल वॉल्यूम या यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में ही जो है वो जमा रह जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत जो है वो आती है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में टाइप ऑफ सिम्टम्स। किसी भी पर्सन को जो है बीपीएच हो चुका है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो चुका है, तो इसमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे सिम्टम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स जिसको वॉइडिंग सिम्टम्स के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा जो है वो हमारे पास में था स्टोरेज से रिलेटेड। भाई यूरिन, एक तो क्या होता है कि यूरिन को पास आउट करने से रिलेटेड हमारे पास में दिक्कतें आएगी, क्योंकि भाई प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो गया, यूरिन बाहर नहीं निकल रहा है। तो एक तो हमारे पास में यूरिन को जो वॉइड करेंगे, बाहर निकालेंगे, उससे रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे। एक हमारे पास में यूरिन ऑलरेडी अंदर है, क्योंकि यूरिन तो पूरा निकलता नहीं है, तो यूरिन ऑलरेडी है, स्टोरेज से रिलेटेड भी जो है वो हमारे पास में सिम्टम्स आएंगे। तो दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बीपीएच सिम्टम्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। बीपीएच के जो सिम्टम्स थे उसको 2 कैटेगरी के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया। पहला आ जाता हमारे पास में ऑब्स्ट्रक्टिव या वॉइडिंग सिम्टम्स, वॉइडिंग से रिलेटेड, यूरिन पास आउट से रिलेटेड जो है हमारे पास में कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। तो उसमें सबसे पहले आते हैं हिस्टेंसी इन स्टार्टिंग यूरिन, ठीक है। यूरिन जब हम शुरू करते हैं
तो बड़ा संकुचा जाते हैं इसमें। यूरिन जैसे हम नॉर्मली क्या होते हैं, जैसे ही यूरिन करने का हमें प्लान बनाया, तुरंत गए यूरिन पास आउट किया, ठीक है, लेकिन उसमें हमारे पास में जो हो स्टेंसी, मतलब हमारे पास में जो हो वो सेंसेशन ही नहीं आ पाएगा। देन उसके बाद में हमारे पास में वीक यूरिनरी स्ट्रीम। ऑफ कोर्स वीक यूरिनरी स्ट्रीम मतलब जो हमारे पास में प्रोसेस है वो बिल्कुल जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, ड्रिबलिंग आफ्टर यूरिनेशन। ड्रिबलिंग आफ्टर यूरिनेशन का मतलब हो गया हमारे पास में कि यूरिनेशन करने के बाद भी ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो यूरिन बाहर निकलता रहता है। नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है, यूरिन पास आउट कर लेते हैं तो पूरा यूरिनरी ब्लैडर खाली हो जाता है। यूरिनरी ब्लैडर खाली हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आती, कोई यूरिन जब अंदर बचा ही नहीं है तो ड्रिबलिंग कैसे होगी या ड्रॉप बाय ड्रॉप कैसे निकलेगा। लेकिन इसके अंदर तो यूरिन पूरा खाली नहीं होता है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इनलार्ज है, यूरिथ्रा हमारे पास में नैरो है, उस पर तो लॉक लगाया हुआ है, तो उसकी वजह से ड्रिबलिंग होगा। यूरिनेशन के बाद, वॉइडिंग के बाद में भी थोड़ा ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो यूरिन बाहर निकलता रहता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट एम्प्टिंग। यूरिनरी ब्लैडर अब पूरा नहीं खाली होता है, पूरा खाली नहीं होता है तो हमें सेंसेशन यही लगता है कि यूरिनरी ब्लैडर पूरा खाली नहीं हुआ। यूरिन पास आउट करने के बाद में भी हमें खुद को फील होगा कि यार पूरा यूरिन तो हमने पास आउट नहीं किया, और वो होता भी नहीं है, एक्चुअल में भी जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट, स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग यूरिनेशन। स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग यूरिनेशन जैसे कोई खिंचाव वाली चीजें, मतलब हमें प्रेशर लग के जो है वो कोई काम करना पड़ रहा है, ऐसे खुल के जो है वो हमारे पास में यूरिन नहीं आएगा। नेक्स्ट, इंटरमिटेंसी स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग। इंटरमिटेंसी मतलब बीच बीच में हमारे पास में जो है वो खून सॉरी यूरिन जो है वो रुक भी जाएगा, देन स्टार्ट भी हो जाएगा। तो बीच बीच में हमारे पास में क्या होगा दोस्तों, रुकावट होगी, मतलब यूरिन अचानक से रुक भी जाएगा और स्टार्ट भी हो जाएगा। तो ये हमारे पास में कुछ जो है वो क्लिनिकल फीचर्स या हम कहें सिम्टम्स थे, जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव या वॉइडिंग से रिलेटेड सिम्टम्स थे। अब आ जाता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड इरिटेटिव, ठीक है, इरिटेटिव, या जिसको हम स्टोरेज सिम्टम्स के नाम से जानते हैं। स्टोरेज मतलब ये हमारे पास में जैसे यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरिनरी ब्लैडर है, तो वहां पे हमारे पास में जो है वो यूरिन अंदर ही स्टोर है, क्योंकि पूरा यूरिन तो बाहर निकला नहीं है, तो अंदर ऑलरेडी जो है वो यूरिन स्टोर है। फिर उससे रिलेटेड क्या क्या सिम्टम्स आते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो पहला आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। थोड़ी थोड़ी समय पे जो है वो बार बार यूरिन पास आउट करने की जो है वो क्रेविंग आएगी। थोड़ी देर हुआ फिर लगता है कि यूरिन पास आउट कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर हुआ फिर लगता है कि यार यूरिन पास आउट कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन की जो है वो चीज बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, नोक्चूरिया। नोक्चूरिया क्या होता है, यूरिनेशन एट नाइट। नाइट टाइम में नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है कि हम यूरिन को कंट्रोल करके रख लेते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो रात में एक बार जो हम यूरिन पास आउट कर सकते हैं, वो भी ज्यादा से ज्यादा हुआ तो। अदरवाइज सर्दियों में तो आपको पता ही है कि वो भी हम नहीं करते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, नोक्चूरिया, नाइट के अंदर भी जो है वो हम यूरिन पास आउट करेंगे। नेक्स्ट, अर्जेंसी। जैसे हमारे पास में यूरिनरी ब्लड देखो पहले से भरा हुआ रहता है और अर्जेंसी रहेगी, तुरंत यूरिन पास आउट करने की जो है वो हमें चाल रहेगी, तुरंत भाई अब जितना जल्दी हो सके हमें यूरिन को जो है वो पास आउट करना है। और लास्ट आता है डायसूरिया, मतलब बर्निंग और पेन। जैसे ही यूरिन पास आउट करेंगे, तो नॉर्मल यूरिन पास आउट करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई पेन नहीं होता, तो पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, ठीक है, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन या मिक्चुरेशन, ठीक है, यूरिन जब पास आउट करेंगे तो हमारे पास में जो है वो पेन होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, डायसूरिया। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन की बात करें कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो सकते हैं, तो इफ अनट्रीटेड बीपीएच में लीड टू, अगर आपने बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया को जो है वो ठीक नहीं किया गया है, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। तो उस कॉम्प्लिकेशन को हम ले लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने बीपीएच को ठीक नहीं किया तो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें, अब आपने ये यूरिनरी ब्लैडर है और यहाँ पे हमारे पास में जो है वो यूरिथ्रा है, अब इससे यूरिन पास आउट नहीं हो रहा, तो बहुत सारी चीजों की जो है दिक्कत आएगी। क्या क्या दिक्कत, यूरिन यहीं पड़ा रहेगा तो इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, उसकी वजह से बार बार यूटीआई हो जाएगा। यूरिन यहाँ पड़ा है तो फिर पीछे की साइड में भी चला जाएगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन आ जाएगी, रीनल फेलियर हो जाएगा। ये सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो वन बाय वन करके लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी रिटेंशन का मतलब होगा कि यूरिन जो है वो अंदर ही, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ही जो है वो स्टोर रह जाएगा, और वो तो रहेगा रहेगा। यूरिनरी जो हमारे पास में यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर रहेगा, क्योंकि ये नैरो है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है,
तो सारा का सारा यूरिन जो है वो अंदर ही या यहीं पे जो है वो स्टोर रह जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्यूट या क्रोनिक यूरिनरी रिटेंशन। एक्यूट मतलब थोड़े समय के लिए रहता है उसको एक्यूट, लंबे समय के लिए रहता है उसको क्रोनिक। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई। बार बार जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, यूटीआई जो है वो हमें बार बार जो है वो देखने को मिलेगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो बार बार देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ब्लैडर स्टोन। अब यूरिन एक जगह स्टोर है तो वहां पे स्टोन फॉर्मेशन भी जल्दी से हो जाएगा, इसलिए तो कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके यूरिन पास आउट करो। जो यूरिन पास आउट जल्दी से नहीं करते हैं तो स्टोन की संभावना भी जो है वो हमारे पास में बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में हाइड्रोनेफ्रोसिस, बैक पोर्शन ऑफ ऑन द किडनी। अब देखो हाइड्रोनेफ्रोसिस क्यों होता है, तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि ये हमारे पास में दोस्तों दो किडनी है, ठीक है। एक रफली जो मैं आपको डायग्राम बना के बता रहा हूँ, ये हमारे पास में किडनी है, देन ये हमारे पास में यूरेटर है, और ये यूरेटर के बाद में ये आ गया हमारे पास में यूरिनरी ब्लैडर, और ये आ गया हमारे पास में यूरिथ्रा, राइट। अब यहाँ पे यूरिन जो है वो हमारे पास में एक्यूमुलेशन है, यूरिन इकट्ठा है, यूरिन एक्यूमुलेशन है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि यूरिन सारा इकट्ठा है तो वो यूरिन बैक फ्लो के माध्यम से यूरेटर पे प्रेशर लगाएगा, यूरेटर पे प्रेशर लगाएगा, अगर वो यूरिन यहीं पे स्टोर रहेगा, ठीक है, ये हमारे पास में किडनी के अंदर ही जो है वो यूरिन स्टोर रहेगा, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, हाइड्रोनेफ्रोसिस। और उससे धीरे धीरे किडनी जो है वो डैमेज हो जाएगी, और कंडीशन क्या आ जाएगी दोस्तों, रीनल फेलियर की कंडीशन आ जाएगी। तो ये कॉम्प्लिकेशन है, अगर बीपीएच को ठीक नहीं किया गया तो ये चीजें होती है। किसी चीज को रटना नहीं है, सिर्फ सिस्टेमेटिकली जो है वो आपको समझना है, सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन की अगर हम बात करें कि कौन कौन सी चीजें जो है या क्या क्या चीजें जो हम करेंगे बीपीएच के अंदर, तो सबसे पहले हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। ऑफ कोर्स हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें हम सारी चीज पूछेंगे कि आपको यूरिन के टाइम पे पेन तो नहीं होता है, कैसा फील होता है, ये वो सब चीजें, तो हमें एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार इस पर्सन को जो है वो हमारे पास में बीपीएच है। तो वन बाय वन करके लेते हैं। सबसे पहले असेस यूरिनरी सिम्टम्स, जो भी यूरिनरी से रिलेटेड या मिक्चुरेशन से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स है उन सबको जो है वो हम असेस करते हैं। देन उसके बाद डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन से हमें जो है वो फाइंड आउट हो जाता है कि यार इसको जो है वो लगभग जो हमारे पास में बीपीएच है। एंड इनलार्जमेंट, स्मूथ फ्राइम एंड नॉन टेंडर प्रोस्टेट। अगर हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे तो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में हमें क्या क्या चीजें लग जाएगी कि प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज तो नहीं है, या स्मूथ है, फ्राइम है, नॉन टेंडर है। कुल मिला के सीधा साधा हम कह सकते हैं कि डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे तो प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी हमें जो है वो मिल जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास में हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट कौन कौन से करवाएंगे, तो देखो लेबोरेटरी टेस्ट भी जरूरी है। यूरिन एनालिसिस, इसमें हम क्या करते हैं, डिटेक्ट इन्फेक्शन और हेमेचूरिया। जो हम यूरिन सैंपल देते हैं, यूरिन चेक करवाते हैं, ठीक है यूरिन चेक कराएंगे, यूरिन एनालिसिस करवाएंगे, तो उसमें देखेंगे कि किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। क्यों, क्योंकि बीपीएच वाली कंडीशन में यूटीआई देखने को मिलता है या यूरिन में इन्फेक्शन देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि यूरिन पास आउट नहीं हो रहा, पास आउट नहीं हो रहा, सिर्फ यूरिनरी ब्लैडर में पड़ा हुआ है, तो वहां पे हमें ऑब्वियसली जो है वो क्या होता है दोस्तों, इन्फेक्टेड यूरिन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में हेमेचूरिया। अगर हमारे पास में यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है, ठीक है, यूरिन के अंदर हमारे पास में ब्लड आ रहा है तो उसको हम कहते हैं हेमेचूरिया। तो कहीं प्रेशर लगाने की वजह से कोई ब्लड तो नहीं आ रहा, वो सारी चीज देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सीरम पीएसए, ठीक है। पीएसए क्या होता है, पीएसए होता है हमारे पास में प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन। यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, पीएसए प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन। प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे पीएसए की भी जो है वो नंबर्स या पीएसए की जो है वो मात्रा बढ़ जाती है। जैसे मैं नॉर्मली बात करूं पीएसए, ठीक है, ये लो, अगर मैं बात करूं पीएसए, तो पीएसए की नॉर्मल जो है वो हमारे पास में होती है 0 से लेके 2.5 नैनोग्राम पर ml जो है वो हमारे पास में होती है। अब जैसे जैसे एज बढ़ती है, ठीक है, जैसे ये एज होगी हमारे पास में 40 टू 49 की एज में, फिर 50 टू 59 की एज में आएंगे तो ये थोड़ा और बढ़ जाएगा, ये हमारे पास में 0 टू 3.5 नैनोग्राम पर ml, इसको नॉर्मल समझेंगे। फिर हमारे पास में 60 से लेके 69 तक आ जाएगा, तो उसमें हमारे पास में 0 से लेके 4 नैनोग्राम पर ml समझेंगे, ठीक। ऐसे हमारे पास में अगर 70 से ऊपर आ जाता है तो लगभग 0 से लेके हमारे पास में
5 नैनोग्राम पर ml जो है वो PSA की वैल्यू होती है। अब PSA की वैल्यू अगर आपको एग्जाम में दे दे, देखो यहां इसलिए जरूरी है कि मैं बता रहा हूं कि PSA की वैल्यू अगर हमारे पास में दे दें, नॉर्मली कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है, सिंपली दे दें, तो आपको 0.5 या 0 से लेके 5 नैनोग्राम पर ml तक आती है तो वो नॉर्मल मानी जाएगी। 5 नैनोग्राम पर ml से ज्यादा हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि इसको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। लेकिन अगर आपके पास में दे दी कि एक क्लाइंट है, अप्लाइड क्वेश्चन भी तो आजकल बहुत पूछे थे, कि एक क्लाइंट है जिसकी जो है वो हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एज है 55 ईयर्स। कितनी एज है? 55 ईयर्स। तो आप कितना एक्सपेक्ट करते हो उसका पीएसए लेवल, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन लेवल जो है वो कितना एक्सेप्ट करते हो? तो फिर वो आ जाएगा हमारे पास में 0 से लेके 3.5 नैनोग्राम पर ml आ जाएगा, राइट? तो ये चीज जो है वो ध्यान रखना, ये लेबोरेटरी एग्जामिनेशन की। नेक्स्ट, माइल्डली एलिवेटेड बीपीएच बट हेल्प टू रूल आउट प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है, अब थोड़ा बहुत जो है वो हमारे पास में बीपीएच जो है वो बढ़ा हुआ मिलता है, या हम कहें कि नॉर्मली जो है हमारे पास में, इसमें हमारे पास में प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन नॉर्मली जो है बढ़ा हुआ मिलता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो फिर हमें रूल आउट हो जाता है कि इसको जो है वो हमारे पास में प्रोस्टेट कैंसर है। साथ के साथ हम क्या चेक करते हैं दोस्तों? सीरम क्रिएटिनिन एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टू असेस रीनल फंक्शन। अब जो हमारे पास में यूरिन है वो ब्लैडर में इकट्ठा है क्योंकि बाहर नहीं निकल रहा। अब वो ब्लैडर में इकट्ठा है तो कहीं हाइड्रोनेफ्रोसिस तो नहीं कर रहा, बैठा बैठा हमारी किडनी को तो हैम्पर नहीं कर रहा। तो किडनी को हैम्पर नहीं कर रहा तो उसके लिए हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन या क्रिएटिनिन लेवल देखते हैं। अब आपको पता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन नॉर्मली हमारे पास में कितना होता है? 6 टू लेके 24 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। कितना होता है? 6 टू 24 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। और क्रिएटिनिन लेवल आपको बताइए 0.6 से लेके 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, राइट? तो ये चीजें होती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड, जो हमें सीरम क्रिएटिनिन लेवल जो है वो देखते हैं ताकि किडनी का पता लगे कि किडनी तो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही। बीपीएच हो गया तो बीपीएच की वजह से अभी तक किडनी पे तो कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन लेवल जो है वो चेक करते हैं। ये हो गया हमारे पास में लेबोरेटरी टेस्ट। अब आ जाता है हमारे पास में इमेजिंग, जो कि कंफर्मेटिव होता है। भाई हम कोई भी रेडियोलॉजी का टेस्ट करवाएंगे तो कंफर्म हो ही जाएंगे कि इसमें जो है वो हमारे पास में ये चीज है। तो इमेजिंग में करते हैं, सबसे पहले हमारे पास में आता है दोस्तों अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड करते हैं हम एब्डोमिनल का भी करते हैं एंड ट्रांसरेक्टल का भी करते हैं। इससे हमें डिटरमाइन साइज एंड पोस्ट वोइडिक रेसिडुअल वॉल्यूम, सारी चीज का पता चल जाएगा। किस किस चीज का? एक तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारे पास में प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी साइज क्या है। ठीक है, जो हमारे पास में प्रोस्टेट ग्लैंड्स है उसकी साइज का जो है वो हमारे पास में पता चल जाएगा। और पोस्ट वोइडल रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में कितना यूरिन जो है वो रह जाता है, वो सारी चीजें चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड यूरोफ्लोमीटर। यूरोफ्लोमीटर में क्या करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पे जो है वो यूरिन पास आउट करते हैं और उससे हम चेक करते हैं कि यूरिन का फ्लो किस तरीके से है। अगर कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, मान लीजिए एक पाइप है, अब पाइप में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो एक अलग फ्लो से जो है वो यूरिन आएगा, ठीक है, या पानी आएगा। अगर वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो अलग फ्लो से जो है वो आएगा। तो यूरिन का फ्लो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, उसको हम यूरोफ्लोमीटर या यूरोफ्लोमीटर जो है वो चेक करते हैं, मेजर्स यूरिन फ्लो रेट। और ये बेसिकली जो हमारे पास में बीपीएच में क्या होती है दोस्तों, रिडक्ट मिलती है, रिड्यूस मिलती है। ऑफ कोर्स मिलेगी भाई, कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है तो एक तो खुला पाइप है, एक कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, तो फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड सिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी आपको पता ही है, सीधा यूरिथ्रा के द्वारा, ठीक है, यानी कि ग्लांस पेंस यूरिथ्रा के द्वारा सीधा जो है वो यूरिनरी ब्लैडर का एग्जामिनेशन किया जाता है। ये हमारे पास में यूरिथ्रा है और सीधा जो है वो कैथेटर डाल के यूरिनरी ब्लैडर उसका विजुअलाइजेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं सिस्टोस्कोपी। सिस्टो मतलब यूरिनरी ब्लैडर और स्कोपी मतलब विजुअलाइजेशन। तो सीधा कैथेटर डाल के जो हो हम क्या करते हैं दोस्तों, विजुअलाइजेशन करते हैं टू विजुअलाइज द ब्लैडर आउटलेट एंड रूल आउट अदर कोजेस। ठीक है, सीधा कैथेटर डाल के हम जो रूल आउट करते हैं और देखते हैं कि और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड इमेजिंग। ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारे पास में इमेजिंग एंड स्पेशल टेस्ट, जिसमें अल्ट्रासाउंड, यूरोफ्लोमीटर एंड सिस्टोस्कोपी जो है वो करवाते हैं।
अब बात आती है हमारे पास में मैनेजमेंट की। अब हमें कंफर्म हो गया कि हाँ भाई इस पर्सन को जो है वो हमारे पास में बीपीएच है। तो अब बीपीएच कंफर्म हो गया तो हम क्या क्या चीजें करेंगे? तो देखो सबसे पहले हम कर लेते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट इसमें इतना ज्यादा जो है वो इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारे पास में कोशिश रही रहती है कि जो हमारे पास में जो टेस्टोस्टेरोन चेंज हो रहा था, ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन चेंज हो रहा था, इसको हम कम कर सकते हैं। साथ के साथ एंटीबायोटिक दे सकते हैं ताकि कोई भी आगे इन्फेक्शन ना हो सके, वो सारी चीजें। हालांकि प्रोस्टेट बिल्कुल रिकवर नहीं होती है, मेडिकल मैनेजमेंट से कभी भी रिकवर नहीं होगी, बट हम चीजों को सुधार सकते हैं। यूरिनरी फ्लो को हम बढ़ा सकते हैं, यूरिनरी रिटेंशन हमारे पास में ज्यादा नहीं हो, वो सारी चीजें कर सकते हैं। देन उसके बाद जो डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको हम डिक्रीज कर सकते हैं, तो ये इन्फेक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट प्रॉपर प्रोस्टेट को हम ठीक नहीं कर सकते, उसके लिए हमें सर्जिकल मैनेजमेंट पे जाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जो है वो मेडिकल मैनेजमेंट, उसमें हमारे पास में वॉचफुल वेटिंग। वॉचफुल वेटिंग में हम क्या करते हैं? फॉर माइल्ड सिम्टम्स, रेगुलर फॉलोअप एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स है, मतलब ऐसा कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आ नहीं रही है, बिल्कुल नॉर्मल सिम्टम्स है, कोई यूटीआई नहीं है, थोड़ा सा जो है वो बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, ये सब चीजें, तो उसमें हम नॉर्मली जो है वो रेगुलर फॉलोअप लेते हैं और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, ताकि रात को जो है वो कम पानी पी के सोएं, ताकि बार बार पेशाब न जाना पड़े, और जो हमारे पास में यूरिन आ रहा है उसको ज्यादा देर रोके नहीं, वो सारी चीजें करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट में पहली चीज आई। अभी मेडिकल मैनेजमेंट में पहली चीज आई है वॉचफुल वेटिंग। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में हम क्या क्या देते हैं? तो मैंने आपको बताया ना, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में हम चीजों को ऐसा करते हैं कि नॉर्मल लाइफ ठीक हो सके। प्रोस्टेट बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन यूरिन आ नहीं रहा, उसको हम फ्लो बढ़ा देते हैं, वो सारी चीजें करेंगे। तो देखो पहला हम करते हैं फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में अल्फा एड्रेजेनिक ब्लोकर देते हैं। अल्फा एड्रेजेनिक ब्लोकर में जैसे हमारे पास में ड्रग्स आ गई जिसके पीछे भी लोशीन आ जाए, ठीक है, या जो हमारे पास में ओशीन आ जाए, वो सारी की सारी अल्फा एड्रेजेनिक ब्लोकर है। देखो टेमिसुलोसिन, टेराजोसिन, देन डेक्साजोसिन, अल्फाजोसिन, तो जिसके पीछे भी जोशीन आ रहा है, ठीक है, या ओशीन आ रहा है, यूं मान के चलिए, ये सारे के सारे ड्रग्स क्या है दोस्तों हमारे पास में, ये सारे की सारी अल्फा एड्रेजेनिक ब्लोकर है। अब ये क्या काम करती है? अगर मैकेनिज्म की बात करें तो रिलैक्स स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर नेक एंड प्रोस्टेट, इंप्रूव यूरिन फ्लो। देखो ये हमारे पास में जैसे यूरिनरी ब्लैडर था, ठीक है, ये लो, ये हमारे पास में यूरिनरी ब्लैडर था, और ये आ गया हमारे पास में यूरिथ्रा, राइट, यूरिनरी ब्लैडर एंड ये यूरिथ्रा। तो ये जो ड्रग्स है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड अल्फा एड्रेजेनिक ब्लोकर्स है, जिसका एग्जांपल हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ये क्या करते हैं? जो हमारे पास में स्मूथ मसल्स है उसको रिलैक्स करते हैं, और स्मूथ मसल्स भी कौन सी? जो ब्लैडर के नेक पे, तो ये रहो ब्लैडर के नेक पे, एंड जो प्रोस्टेट पे है, यहाँ पे ये प्रोस्टेट रही, लो प्रोस्टेट अलग कलर से बना देता हूँ, ये प्रोस्टेट रही। तो जो प्रोस्टेट है और जो हमारे पास में यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जो हमारे पास में मसल्स है उनको रिलैक्स करती है, तो उससे क्या होगा कि यूरिन आसानी से जो है बाहर निकल जाएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों? ये रिलैक्स स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर नेक एंड प्रोस्टेट, प्रोस्टेट और ब्लैडर नेक की जो स्मूथ मसल्स है उसको रिलैक्स करेंगे, जिससे क्या होगा? इंप्रूव यूरिनरी फ्लो, यूरिनरी फ्लो जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। इसके साइड इफेक्ट क्या है? साइड इफेक्ट हमारे पास में डिजीनेस हो सकती है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो सकता है। डिजीनेस आपको बताइए, हल्की हुल्की थकावट, एंड पोस्चुरल हाइपोटेंशन मतलब जैसे हम स्टैंड अप करेंगे सडनली जो है वो बीपी डिक्रीज हो जाता है, उसको बोलते हैं पोस्चुरल हाइपोटेंशन, मतलब जैसे पोजीशन चेंज करेंगे वैसे बीपी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। सेकेंड हमारे पास में मेडिकल मैनेजमेंट में आ जाता है 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर। अब ये 5 अल्फा रिडक्टेज क्या था? ये हमारे पास में एंजाइम था, 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम था, जो कि क्या करता था कि जो हमारे पास में टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, उसको किस में बदल रहा था दोस्तों? ये हमारे पास में डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन में बदल रहा था, ठीक है। तो ये अब क्या करेगा? और ये डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन ये क्या करता है हमारे पास में? फिर इंक्रीज मसल्स को जो है वो इंक्रीज किया, या सेल्स प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ाता है। तो अब 5 अल्फा रिडक्टेज करेंगे, जिससे क्या होगा कि टेस्टोस्टेरोन अब डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन में नहीं बदलेगा। डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन में नहीं बदलेगा तो फिर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, हाइपरप्लेजिया नहीं होगा। तो ड्रग्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों फिनिस्ट्राइड, ड्यूस्ट्राइड, ये क्या करते हैं? ब्लॉक कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन एंड रिड्यूस प्रोस्टेट साइज।
अब देखो टेस्टोस्टेरोन जो है वो हमारे पास में डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन में नहीं बदलेगा, डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन में नहीं बदलेगा तो प्रोस्टेट की साइज जो है वो इनलार्ज नहीं होगी। देन ये क्या करता है साइड इफेक्ट, इसका साइड इफेक्ट डिक्रीज लेबिडो, लेबिडो जो हमारे पास में सेक्सुअल डिसफंक्शन है वो सारी चीजें, एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन उसको जो है वो डिक्रीज करता है। ये इसका जो है वो साइड इफेक्ट है। अब आ जाता है हमारे पास में कंबाइन थेरेपी। कंबाइन थेरेपी में हमारे पास में मतलब हम जो है वो अल्फा रिडक्टेज और हमारे पास में जो है वो दोनों देंगे, यानी कि जो अल्फा एड्रेजेनिक ब्लॉकर्स एंड अल्फा 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर दोनों का जो है वो कंबाइन में देंगे, ताकि स्मूथ मसल जो है वो रिलैक्स भी हो सके, यूरिनरी फ्लो भी बढ़ सके, और साथ के साथ जो हमारे पास में टेस्टोस्टेरोन डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन बदलता वो भी ना बदले। तो बोथ क्लासेज आर यूज टुगेदर फॉर बेटर रिजल्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एंटीमिक्रेंस। एंटीमिक्रेंस क्या करती है, जो भी इरिटेटिव सिम्टम्स हैं उनको रिड्यूस करती है। जैसे हमारे पास में हिस्टेंसी थी और पेनफुल मिक्चुरेशन था, अर्जेंसी थी, उन सबको जो है वो हमारे पास में जो है वो डिक्रीज करती है। तो यह आ गया हमारे पास में मेडिकल मैनेजमेंट। समझ में आ गया। मेडिकल मैनेजमेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। एक तो सबसे पहले वॉचफुल वेटिंग करते हैं, मतलब अगर स्टार्टिंग स्टेज है तो सीधा ये नहीं जाएंगे कि हम सर्जरी पे चले गए, हम सिंपली जो है वो उसको वेट करेंगे, देन उसके बाद जो है वो सर्जरी पे जाएंगे। और फिर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हमारे पास में दो चीजें थी, एक था हमारे पास में अल्फा एड्रेजेनिक ब्लॉकर एंड एक था हमारे पास में 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर। दोनों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था। अल्फा एड्रेजेनिक ब्लॉकर्स तो क्या करते हैं, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करके फ्लो को जो है वो बढ़ाते हैं। अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर हमारे पास में टेस्टोस्टेरोन को डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन में नहीं बदलते हैं। कंबाइन थेरेपी में दोनों साथ दे सकते हैं, और एंटी मस्कुलिनिज्म में हमारे पास में जो है वो इरिटेशन को कम करते हैं। अब आ जाता है हमारे पास में सर्जिकल मैनेजमेंट। डेफिनेटली एंड फाइनली जो है वो हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, सर्जिकल मैनेजमेंट ही होता है। बीपीएच का लास्ट फाइनली, अगर हम बीपीएच की बात करें, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया की, तो उसमें हमारे पास में क्या होता है, लास्ट ट्रीटमेंट सर्जिकली होता है। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट हम कब करते हैं, सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन, रिकरेंट रिटेंशन स्टोन एंड रीनल इनसफिशियंसी आती है, ये चारों कंडीशन आएगी तो फिर हम सर्जिकल मैनेजमेंट पे जाएंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट पे कौन कौन सी चीजें आ गई हमारे पास में, कि सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हमारे पास में इतना हो गया, पहले तो हमारे पास में कम था तो हम उसको वॉचफुली कर रहे थे, सिंपली हम देख ही रहे थे। अब ऑब्स्ट्रक्शन इतना हो गया है कि यूरिन आगे जा ही नहीं रहा, यूरिन आगे बढ़ ही नहीं रहा, तो सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन करेगा तो देखो हमें करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं होता। नेक्स्ट, रिकरेंट रिटेंशन, बार बार जो है वो रिटेंशन हो जाए, ठीक है, हर दूसरे दिन जो है वो रिटेंशन हो जाए, बार बार स्टोन फॉर्मेशन हो जाए, या रीनल इनसफिशियंसी हो जाए, ठीक है। तो इन सब कंडीशन में हम जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, फिर सर्जिकल थेरेपी करते हैं। तो सर्जिकल थेरेपी में कौन कौन सी सर्जिकल थेरेपी आती है, वन बाय वन करके लेते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास में TURP। तो जब मैंने क्लास शुरू करी थी तब मैंने सबसे पहले ही बोला था कि इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। तो TURP आ गया, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट, नाम से पता चला, ट्रांस यूरिथ्रल मतलब यूरिथ्रा के द्वारा हम कोई चीज डाले जा रहे हैं, रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका रिसेक्शन किया जाता है, मतलब उसका रास्ता खोला जाता है, जिसको बोलते हैं TURP। और ये TURP हमारे पास में गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो हमारे पास में प्रोसीजर है। इसमें हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग टिश्यू यूजिंग द रेक्टोस्कोप थ्रू द यूरिथ्रा, मतलब सिंपली हम क्या करते हैं, देखो इसमें हम क्या करते हैं, सीधा एक जो है वो हमारे पास में रेक्टोस्कोप डाला जाता है। ये रेक्टोस्कोप सीधा यूरिथ्रा के द्वारा जो है वो सीधा कहाँ डाला जाता है दोस्तों, प्रोस्टेट तक पहुंचाया जाता है, कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सीधा जाने के बाद में यहाँ पे जो भी प्रोस्टेट टिश्यू थे उसको रिमूव किया जाता है, रिमूव प्रोस्टेट टिश्यू। अब मान के चलिए, देखो ये हमारे पास में प्रोस्टेट ग्लैंड है, और ये इसका ऑब्स्ट्रक्शन है, अलग कलर से लेता हूं ताकि चीजें, ये इसका, ये लो, इसी के हम कहते हैं, ये हमारे पास में जो है वो यूरिनरी ब्लैडर आ गया, राइट। अब ये इतना नैरो है तो इसमें हम कैथेटर डाल के क्या करेंगे दोस्तों, इसको वाइड कर देंगे, इसको जो है वो प्रोस्टेट जो भी टिश्यू ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे थे उसको रिमूव कर देंगे। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है हमारे पास में इस तरीके की आ गई, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है हमारे पास में इस तरीके की, बड़ी तो ऐसे नहीं होगी, ये लो मैं इसी तरीके से लेता हूँ, ये हमारे पास में, और ये हमारे पास में यूरिनरी ब्लैडर, और ये रास्ता इस तरीके से बन गया। तो देखो इतना बड़ा रास्ता बन गया तो ऑब्वियसली सारी चीजें, यूरिन जो हो बहुत आसानी से निकल सकता है, तो इसको हम बोलते हैं
TURP, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, इसमें रिमूव ऑब्स्ट्रक्टिंग टिश्यू यूजिंग द रेक्टोस्कोप थ्रू द यूरिथ्रा के द्वारा जो है वो डाला जाता है। नेक्स्ट आता है TUIP। TUIP क्या है? ट्रांस यूरिथ्रल इंसिजन ऑफ द प्रोस्टेटा। उसमें तो हम क्या कहते हैं, रिसेक्शन करते हैं, इसमें हम कट लगाते हैं, ठीक है। स्मॉल इंसिजन इन प्रोस्टेट टू रिलीव प्रोसेस फॉर सिमिलर ग्लैंड्स, ठीक है, स्मॉलर ग्लैंड्स। हम जो है वो थोड़ा सा कट लगाते हैं, कट लगा के उस प्रोस्टेट ग्लैंड वाले पार्ट को जो है वो हटा लेते हैं। इसको हम बोलते हैं TUIP। इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? TUIP जो है वो बोलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ओपन प्रोस्टेक्टोमी। ओपन प्रोस्टेक्टोमी, ये जो है अगर बहुत बड़ी जो है वो हमारे पास में प्रोस्टेट होगी, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो हमारे पास में बहुत बड़ी होगी, तो उसमें हम काम में लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, मतलब कट लगा के प्रोस्टेट ग्लैंड को जो है वो ओपनली जो है वो रिमूव करते हैं। देन उसके बाद लास्ट आ जाता है हमारे पास में लेजर थेरेपी। लेजर थेरेपी में आपको पता है लेजर के द्वारा जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में TUMT एंड TUNA। अब ये TUMT TUNA क्या होता है, इसको हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं TUMT, वही हमारे पास में ट्रांस यूरिथ्रल, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में ट्रांस यूरिथ्रल माइक्रोवेव, ठीक है, ट्रांस यूरिथ्रल माइक्रोवेव थर्मोथेरेपी, ठीक है, थर्मोथेरेपी, ये हो गया ट्रांस यूरिथ्रल माइक्रोवेव थर्मोथेरेपी। ये हो गया हमारे पास में TUMT, ट्रांस यूरिथ्रल माइक्रोवेव थर्मोथेरेपी। TUNA, ठीक है, टूना की जो है हमारे पास में फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होता है ट्रांस यूरिथ्रल एब्लिएशन, ठीक है, निडल एब्लिएशन। ये हो गया हमारे पास में, देखो, ट्रांस यूरिथ्रल निडल एब्लिएशन, ठीक है। तो ये सारी फुल फॉर्म मैंने आपको यहाँ पे लिख दी है, TUMT एंड TUNA, ठीक है। मिनिमल इन्वेजिव मेथड यूजिंग द लेजर और हीट टू श्रिंक द टिश्यू, इसमें हम करते हैं। इसमें माइक्रोवेव थेरेपी में हम जो है क्या करते हैं, इसमें ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती, इसमें कोई काटा पीटी का ज़्यादा काम नहीं होता है, कोई कट नहीं लगा रहे। जैसे इसमें भी हम जो है रिसेक्शन कर रहे हैं, इसमें भी हम जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, कट लगाते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास में ज़्यादा कट नहीं है। ओपन प्रोस्टेक्टोमी में तो बहुत बड़ा कट लगाते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारे पास में मजबूरी है क्योंकि प्रोस्टेट जो है बहुत इनलार्ज हो जाती है। बाकी ये हमारे पास में लेजर, TUMT, टीनो, ये इसमें हमारे पास में बहुत कम जो है वो ब्लड निकलता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है फाइनली हमारे पास में नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट को पढ़ते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले प्री ऑपरेटिव केयर, यानी कि किसी भी क्लाइंट को जो है वो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, सर्जरी कर रहे हैं, TURP कर रहे हैं या TUMA कर रहे हैं या ओपन प्रोस्टेक्टोमी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले प्री ऑपरेटिव केयर दी जाती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, असेस यूरिनरी पैटर्न एंड सिम्टम्स। जो भी क्लाइंट है उसका यूरिनरी पैटर्न कैसा है, कितनी जल्दी जल्दी जो है वो यूरिन पास आउट कर रहा है, तो पेन हो रहा है या नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें जो है वो असेस की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एक्सप्लेन प्रोसीजर, दैट इज कॉल्ड TURP। भाई जो भी हम क्लाइंट के साथ प्रोसीजर कर रहे हैं, तो ये उसकी राइट है कि उसको उसके बारे में बताया जाए। बहुत सारे हॉस्पिटल में नहीं बताया जाता है कि तुम क्यों डॉक्टर बन रहे हो या तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। जी नहीं दोस्तों, अगर देखा जाए प्रोटोकॉल के तहत, तो पेशेंट को जो है वो जानने का पूरा पूरा अधिकार है कि उसके साथ क्या किया जा रहा है या क्या प्रोसीजर जो है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एनकरेज फ्लूइड इनटेक। फ्लूइड इनटेक को जो है वो एनकरेज करते हैं, क्या करते हैं, फ्लूइड इनटेक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाता है। और उसके बाद रिलीव एंजाइटी एंड फियर। भाई जो भी उसके जो है वो एंजाइटी है कि क्या किया जाएगा, कैसे क्या होगा, तो उसके जितने भी क्वेश्चन है उन सबको जो है वो क्लियर किया जाए और उसका जो भी फियर है उसको जो है वो खत्म किया जाए। तो ये हमारे पास में आ जाता है प्री ऑपरेटिव केयर। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास में पोस्ट ऑपरेटिव केयर। इंट्रा ऑपरेटिव केयर इतना बड़ा नहीं है, ये तो प्रोसीजर है जो हमें जो है वो देन उसके साथ जो है वो असिस्ट करवाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पोस्ट ऑपरेटिव केयर। इसमें हमारे पास में जैसे TURP हो गया, तो उसमें हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास में कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन, ठीक है, CBI के बारे में भी जो है वो एग्जाम में बहुत बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन जो है वो क्या होता है, तो नाम से पता चल रहा है, ठीक है। नाम से हमारे पास में क्या चीज होगी कि इसमें हमारे पास में सिंपली जो है वो सीधा सीधा
कंटिन्यूस जो है हमारे पास में जैसे TURP कर दिया, देखो ये TURP कर दिया। अब यहां से जो ब्लड है, ठीक है, अब ये ब्लड तो आगे आएगा ही आएगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, 3 ल्यूमन कैथेटर लिया जाता है। एक कैथेटर जो है वो अंदर डाला जाता है, उस कैथेटर के जो है 3, एक साइड से जो है फ्लूइड जाता है, एक साइड उसको इन्फ्लेट करने के लिए काम आता है, तीसरे से जो है वो वापस निकलता है। तो ऑलरेडी मैंने जो है वो यूरिनरी कैथेटराइजेशन बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो करवा रखा है। इसमें हमारे पास में क्या होता है कि सीधा एक साइड से जो है वो फ्लूइड जाता है, दूसरे साइड से आता है। अब इसको फटाफट जो है वो देख लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। ये हो गया हमारे पास में CBI, कंटिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन। क्वेश्चन क्या क्या चीजें पूछा थी उसको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। क्वेश्चन बेसिकली इसमें पूछा जाता है कि प्रोस्टेट के द्वारा इंसिजन कट लगा दिया या रिसेक्शन कर दिया या माइक्रोवेव कर दिया, कुल मिला के प्रोस्टेट का रास्ता जो है वो बड़ा कर दिया या प्रोस्टेट को जो है बड़ा कर दिया। अब उसके बाद में यहाँ पे ब्लड भी होगा, अब ब्लड क्लॉट होगा तो अंदर रह जाएगा, तो भी दिक्कत है। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए ये जैसे हमारे पास में यूरिनरी ब्लैडर है, अब यूरिनरी ब्लैडर में जो है वो एक कैथेटर इंसर्ट किया जाता है। अब कैथेटर इंसर्ट किया जाता है तो उस कैथेटर का आपको पता ही है दोस्तों कि इसके अंदर 3 ल्यूमन होते हैं। क्या चीज, 3 ल्यूमन होंगे। अब ये 3 ल्यूमन क्या क्या काम करते हैं उसको हम ले लेते हैं, देन उसके बाद इस चीज को जो है वो फिनिश करते हैं। तो एक ल्यूमन तो आ गया जो इसको इन्फ्लेट करता है, ठीक है, इसको इन्फ्लेट करने वाला, ताकि फिक्स करते हैं तो हम जो है वो NH डालते हैं ना, NH या डिस्टिल वाटर डालते हैं ताकि यूरिनरी कैथेटर जो है वो फिक्स हो जाए। उसके बाद में एक पोर्ट से तो क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, फ्लूइड जो है वो इंसर्ट करते हैं। फ्लूइड में भी कौन सा दोस्तों, हमारे पास में जो है वो ग्लाइसेट जो है वो या ग्लिसरीन जो है वो हमारे पास में किया जाता है। तो एक साइड से जो है वो फ्लूइड को जो है वो इंसर्ट करते हैं, देन दूसरी साइड से जो है वो वॉश आउट किया जाता है। तो ये प्रोसेस जो है वो हम इस तरीके से जो है वो करते हैं। कैसे कैसे, एक साइड से हम डालते हैं, दूसरे साइड से जो है वो हम निकालते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास में क्या होता है, एक साइड से जो है वो हम फ्लूइड इंसर्ट करते हैं और दूसरी साइड से जो है वो ड्रेनेज बेग लगाता है, जिसके अंदर जो है हम इसको आउटपुट करते रहते हैं। तो ये कंटिन्यूस चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं CBI, कंटिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन। ब्लैडर इरिगेशन मतलब उसको साफ सफाई करने वाला। और डिटेल से पढ़ना है तो मैंने ऑलरेडी जो है वो यूरिनरी कैथेटराइजेशन बुलेट सीरीज के अंदर 1 घंटे क्लास लेके आप वहां पे भी जाके जो है वो पढ़ सकते हो। तो इसमें हमारे पास में जो है वो पोस्ट ऑपरेटिव में सबसे मेन चीज की जाती है दोस्तों, कंटिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन जो है वो किया जाता है। ये किस लिए किया जाता है, प्रिवेंट क्लोट फॉर्मेशन एंड मेंटेनिंग कैथेटर पेटेंसी। क्लोट फॉर्मेशन जो है वो ना हो उसको रोकने के लिए, और कैथेटर की जो है वो पेटेंसी चेक करने के लिए जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट आ गया मॉनिटर कलर ऑफ यूरिन शुड बी लाइट और पिंक। कितना ब्लीडिंग हो रही है, कैसे हो रही है, वो सारा चीजें हम किसके द्वारा देखते हैं, यूरिन का जो कलर निकलेगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में चीजें जा रही है, तो अगर ब्लीडिंग ज्यादा होगी तो यूरिन लंबे समय तक जो है वो हमारे पास में पिंक निकलेगा या रेड निकलेगा, ठीक है। और अगर ब्लीडिंग रुक गई है तो नॉर्मल हमारे पास में जो फ्लूइड जा रहा था वैसा का वैसा कलरलेस फ्लूइड जो है वो निकलेगा। एंड रेगुलेट इरिगेशन फ्लो रेट को हम जो है वो रेगुलेट करते रहते हैं। तो ये कंटिन्यूस जो है वो हमारे पास में चलता रहता है, कंटिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन। सेकेंड हम क्या करते हैं, मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन। अब हमने TURP कर दिया, मतलब जो भी है TURP हो गया, ये सारी चीजें होगी, तो उसमें हमारे पास में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं। तो उसमें कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास में आता है सबसे पहली चीज हेमरेज। हेमरेज में हमारे पास में अगर TURP हो गया, कहीं पे भी जो है वो दिक्कत आएगी तो ज्यादा से ज्यादा ब्लीडिंग होगी। तो ब्राइट रेड यूरिन, टेकीकार्ड या हाइपोटेंशन ये देखने को मिलेगा। तो ऑफकोर्स देखो हेमरेज होगा, ब्लीडिंग होगी, तो यूरिन का कलर भी जो है हमारे पास में रेड निकलेगा, ठीक है। और ब्लड लॉस हो जाता है, ब्लड लॉस जो है वो हमारे पास में हो गया है तो टेकीकार्डिया होगा, ठीक, यानी कि हार्ट रेट जो है हमारे पास में इंक्रीज मिलेगी। क्यों, कंपनसेट की तरीके से, जैसे कोई क्लाइंट 100 की कंडीशन में जाता है तो उसमें टेकीकार्डिया देखने को मिलता है। एंड हाइपोटेंशन ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ब्लड लॉस हो जाता है तो BP जो है वो डिक्रीज मिलेगा। तो 100 की कंडीशन में BP डिक्रीज मिलता है और हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज मिलते हैं, ये आपको बताइए। देन उसके बाद इन्फेक्शन, ऑफ कोर्स सर्जरी हुई है तो अगर एसेप्टिक टेक्निक काम में नहीं लिए तो इन्फेक्शन हो सकते हैं। ब्लेडर स्पाज्म, ब्लेडर स्पाज्म मतलब हमारे पास में यूरिनरी ब्लेडर का जो है वो स्पाज्म बन जाएगा। देन यूरिनरी रिटेंशन आफ्टर द कैथेटर रिमूवल। कई बार क्या होता है, कैथेटर को रिमूव करने के बाद में क्या होता है, यूरिन फिर भी जो है वो यूरिनरी ब्लेडर के अंदर ही जो है वो रह जाता है। तो यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है आफ्टर कैथेटर रिमूवल, क्योंकि हमारे पास में सेंसेशन उतने जो है वो वापस से रिकवर नहीं आते, तो उसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है। तो ये हो गया हमारे पास में पोस्ट ऑपरेटिव के जो है वो कॉम्प्लिकेशन।
नेक्स्ट आते हैं और कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन है। तो सबसे पहला आ गया हमारे पास में सीबीआई, कंटिन्यूस ब्लड इरिगेशन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सेकंड आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड हेमरेज से रिलेटेड। थर्ड हमारे पास में पेन मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स सर्जरी हुई है तो पेन तो होगा ही होगा, तो पेन को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, वो सारी चीजें। नेक्स्ट एनकरेज अर्ली एम्बुलेशन, जितना जल्दी हो सके सर्जरी के बाद में क्लाइंट को एम्बुलेट करना चाहिए, मतलब घुमाना फिराना चाहिए ताकि डीवीटी वगैरह जो चीजें ना हो। मेंटेन इनटेक आउटपुट चार्ट, ऑफ कोर्स इनटेक आउटपुट चार्ट जो है वो हमें मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट एजुकेट ऑन पोस्ट ऑपरेटिव केयर, क्लाइंट को जो है वो पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए जो है वो एजुकेट करेंगे। क्या क्या करेंगे, उसको बोलेंगे अवॉइड हेवी लिफ्टिंग एंड स्ट्रेटिंग, कोई भी जो है वो भारी चीज या भारे भरकम काम जो है वो नहीं करना है, जैसे वजन उठाना है या 4 से 6 सप्ताह तक जो है वो हेवी एक्सट्रेनियस एक्सरसाइज जो है वो नहीं करनी है। एंड अवॉइड अल्कोहल एंड कैफीन, कैफीन अल्कोहल को जो है वो अवॉइड करना है, कॉफी वगैरह बहुत ज्यादा जो है वो नहीं लेनी है, अल्कोहल जो है वो बहुत ज्यादा नहीं लेना है। रिपोर्ट साइन ऑफ इन्फेक्शन और ब्लीडिंग, अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो या ब्लीडिंग हो तो इमीडिएटली आपको जो है वो हॉस्पिटल के अंदर रिपोर्ट करना। तो ये सारी चीजें जो हम करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव। क्लियर है। तो पहले हमारे पास में दोस्तों दैट इज कॉल्ड नर्सिंग मैनेजमेंट में प्री ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव में आपको सिंपली वही सारी चीजें कि पैटर्न्स क्या है, टीओआरपी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, फ्लूइड इनटेक के बारे में और एंजाइटी फीवर को रिड्यूस करेंगे। पोस्ट ऑपरेटिव में कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले कंटिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन करेंगे, सेकंड हेमरेज को जो है वो किस तरीके से कंट्रोल करते हैं कॉम्प्लिकेशन को, उसको रोकेंगे। देन पेन मैनेजमेंट, देन अर्जिक क्लाइंट ऑफ द एम्बुलेशन एंड मेंटेन इनटेक आउटपुट चार्ट, और क्लाइंट को जो है वो पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बाद में जो है बताएंगे कि हेवी लिफ्टिंग नहीं करनी है, अल्कोहल का यूज नहीं करना है, कैफीन का यूज नहीं करना है, कोई भी इन्फेक्शन का या ब्लीडिंग का साइन है तो इमीडिएटली आप हॉस्पिटल में जो है वो रिपोर्ट करोगे। देन उसके साथ क्या क्या हेल्थ एजुकेशन जो है वो हम क्लाइंट को देंगे। भाई ये सारी चीजें होगी। तो हेल्थ एजुकेशन या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हम क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले उसको बताएंगे अवॉइड फ्लूइड बिफोर बेड टाइम। ठीक है, कोई भी जो है वो फ्लूइड रात को बेड टाइम पे नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा कि बार बार आपको रात भर जो है वो टॉयलेट के चक्कर ही काटने पड़ेंगे, बार बार यूरिनेशन करना पड़ेगा, नॉक्ट्यूरिया हो जाएगा। नेक्स्ट लिमिट कैफीन एंड अल्कोहल, अल्कोहल का जो है वो यूज मैं तो कह रहा हूं लिमिट में, क्यों करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास में कैफीन और अल्कोहल को जो है वो लिमिट में यूज करना चाहिए। नेक्स्ट वॉइड रेगुलरली। ठीक है, आपके पास में जो है वो मिक्सचर डाइसूरिया हो रहा है या आपको हिस्टेंसी आ रही है या दिक्कत आ रही है सारी चीजें, फिर भी आपको जो है वो यूरिन प्रोसेस को नॉर्मली रखना चाहिए। डोंट पोस्टपोन द यूरिनेशन, पेशाब लग रहा है या यूरिन लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको पोस्टपोन करते रहते हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास में अवॉइड डीकंजेस्टेंट एंड एंटी हिस्टामिन्स, जो भी हमारे पास में एंटाहिस्टामिन्स है वो सारी चीजें जो है हमारे पास में जो है उनको अवॉइड करना चाहिए, या ना ये बहुत ज्यादा जो है वो सिम्टम्स, खतरनाक सिम्टम्स जो है वो कोज कर सकते हैं। एंड रेगुलर फॉलोअप ऑफ पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एंड प्रोस्टेट एग्जामिनेशन जो है वो रेगुलरली होना चाहिए। ये हेल्थ एजुकेशन लाइफ स्टाइल में जो है हमारे पास में होना चाहिए। प्रोग्नोसिस की बात करें कि बचाव कितना है, तो दोस्तों प्रोग्नोसिस इसका बहुत अच्छा है, बीपीएच का प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोग्नोसिस इज एक्सीलेंट, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ तो बीपीएच जो है वो 100% रिकवर हो सकता है या 100% तरीके से जो है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड मेडिकल थेरेपी कैन कंट्रोल सिम्टम्स, सर्जिकली प्रोसीजर्स गिव लाइफ लॉन्ग टर्म रिलीफ। देखो मेडिकल जो हमारे पास में प्रोसीजर है, मेडिकल थेरेपी में हम क्या करते हैं, सिम्टम्स को हम कंट्रोल ही कर सकते हैं। मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया था, बार बार बता रहा था कि मेडिकल मैनेजमेंट में हम सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी लाइफ को थोड़ा सा सही कर सकते हैं कि आगे जो है वो हमारे पास में ज़्यादा बीपीएच ज़्यादा ना बढ़े, वो चीज़ कर सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन को कंट्रोल कर सकते हैं, इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो मेडिकल थेरेपी में हम सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसको पेशाब में यूरिन पास आउट करने में दिक्कत आ रही है तो हम जो हो मसल से रिलैक्सेट देंगे, वो सारी चीज़ें। लेकिन परमानेंट ट्रीटमेंट जो है वो हमारे पास में किस में होगा, परमानेंट जो है वो हमारे पास में सर्जिकल से ही होगा। क्लियर। तो इसी के साथ आज हमारे पास में ये टॉपिक बीपीएच जो है वो यहीं पे फिनिश होता है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी उसके बारे में जरूर बताइएगा। एक नॉर्मली आप बीपीएच पढ़े थे, देन आज आपने इस चीज़ को क्लियर किया, तो दोनों में जो है वो आपने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की, तो इसके बारे में जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास से अलविदा लेते हैं, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। राम राम सा, खमा गणी।